दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत डिटेक्टिव कोगन सू से होती है, जो कि अपनी माँ के फ्यूनरल को छोड़कर अपनी बेटी के लिए एक केक लेने जा रहा होता है। रास्ते में उसकी बहन उसे कॉल करके जल्दी से आने के लिए कहती है। जल्दबाजी में कोगन सू की गाड़ी के आगे एक डॉग आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में कोगन सू एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है। और जब उसके पास जाकर देखता है, इस एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ ये डॉग और सू जानते हैं। इसी बीच यहाँ से पुलिस की कार गुजरती है, जिसे देखकर सू बहुत डर जाता है और जल्दी से इस लाश को लेकर छुप जाता है। और जब यहाँ से पुलिस चली जाती है तो शू इस लाश को अपनी कार की डिग्गी में डालकर इसे छुपाने के लिए अपने साथ ले जाता है। जब सू आगे जाता है तो पुलिस की चेकिंग चल रही होती है और सू ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसके पास आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और तभी एक पुलिस वाला अल्कोहल की चेकिंग के लिए उसके मुंह को खुलवाता है। सू बताता है कि मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन शराब पीने की वजह से पुलिस सू को गाड़ी से बाहर उतार देती है और पूछते हैं कि डिटेक्टिव होने का कोई प्रूफ दिखाओ। सू कहता है कि मैं अपनी माँ के फ्यूनरल से आ रहा हूँ, बस थोड़े दुख में पी ली है। लेकिन ये लोग सू की बातों पर यकीन नहीं करते और उसकी डिटेक्टिव आईडी ले लेते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाला कार की डिग्गी खोलने ही वाला था कि तभी सू उसे रोक देता है और यहाँ सू और पुलिस वालों में लड़ाई होने लगती है। और फिर ये लोग सू को दवाई से बेहोश कर देते हैं और तभी इन लोगों को वेरिफिकेशन से पता चलता है कि सू सच में एक डिटेक्टिव है। अगले सीन में सू का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ सू के सीनियर चीफ और उसके साथी रेड के केस में फंस चुके हैं, लेकिन ये रिश्वत खाते हैं। वहीं सू पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा होता है और उन पर हाथ उठाता है, क्योंकि उन्होंने उसके डिटेक्टिव होने पर यकीन नहीं किया। इसके बाद सू अपनी माँ के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ सभी गेस्ट जा चुके थे और सू के पास उसकी बेटी का टॉय आता है और इसकी बेटी भी इसके पास आती है। यहाँ सू के साथी भी आकर उसे रेड के बारे में बताते हैं और एक साथी जिसका नाम चोई है, वो कहता है कि तुम इस सब का इल्जाम अपने सर पर ले लो। सू कहता है कि मैं क्यों ले लूं। इस बात पर ये सब झगड़ने लगते हैं और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी गाड़ी की आवाज को सुनकर चोई उसे चेक करने के लिए आता है, लेकिन रूम अंदर से लॉक होता है। जहाँ सू इस लाश को अपनी माँ के साथ एक ही ताबूत में बंद कर देता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से माफी मांगता है, क्योंकि ऐसा करना सिन है। अगले दिन इस ताबूत को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, यानी कि वो लाश अब हमेशा के लिए छुप गई है। लेकिन अभी भी सू के सामने एक और परेशानी थी कि उसकी कार टूटी हुई थी, जिस वजह से वो पुलिस के सामने फंस सकता था। इसलिए वो अपनी कार को पुलिस की कार से ठोक देता है और कहता है कि तुम लोगों ने कार को गलत जगह पर पार्क किया था। ये डिटेक्टिव था, इसलिए इससे कोई कुछ भी नहीं कहता। यानी अब सू बता सकता है कि उसकी कार पुलिस की कार से ठुकी थी। अगले सीन में हमें कोरियन पुलिस दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर एक बम की टेस्टिंग करने के लिए एक ब्लास्ट करते हैं। क्योंकि ये काफी स्लो था, इसलिए बटन दबाने के 2 मिनट के बाद जब ब्लास्ट होता है, इसी दिन इनके पास एक केस आ जाता है, जो कि ली नाम के एक आदमी का था। ये एक खूनी है। जब सू इसे देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि इसी की लाश को तो उसने दफनाया था, लेकिन ये अपने साथियों को बता नहीं सकता था कि ये मर चुका है। इसलिए इसे ढूंढने के लिए वो चला जाता है, जबकि उसे पता है कि ये अब मिलने वाला नहीं है। पुलिस वाले ली को ढूंढने के लिए उसके घर के बाहर बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि वो अंदर जरूर होगा, जिससे सू कहता है कि वो अंदर नहीं होगा। ये लोग कहते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा। ये सुनकर सू बिल्कुल चुपचाप हो जाता है और जब ये अंदर जाते हैं तो ली इन्हें नहीं मिलता। इसी बीच सू को वही डॉग दिखता है, जो कि उस एक्सीडेंट का इकलौता गवाह है। सू इस डॉग के पीछे जाता है और उसे वही रोड दिखता है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था और यही ली का ठिकाना था। अभी सू उस एक्सीडेंट को याद कर ही रहा होता है, तभी इंस्पेक्टर यहाँ पर आ जाता है और सू को बताता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर सू पूछता है कि इसके बारे में किसने बताया, तो वो कहता है कि एक आदमी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि कैसे उस आदमी की कार का एक्सीडेंट हुआ और फिर वो खूनी उसे उस कार में डालकर ले गया। ये सुनकर सू के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि किसी ने उसे देख लिया है। और फिर उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, यानी कि वो सीन जरूर इस कैमरे में कैप्चर हुआ होगा। सू और उसके साथी उस एक्सीडेंट की फुटेज को चेक करते हैं। यहाँ कार का सिर्फ पिछला हिस्सा ही दिखाई देता है और इसके साथ ही वो नंबर प्लेट देखने की बहुत कोशिश करता है, पर कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। लेकिन सू का एक साथी नंबर पहचान लेता है कि ये सू की ही कार है, लेकिन वो सू पर शक नहीं करता। ये सब देखकर सू बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ इसकी बहन होती है और उसका हस्बैंड, जो कि पूरे दिन घर में ही रहता है और कुछ काम नहीं करता। अगले दिन जब सू ऑफिस में होता है तो उसके पास कोई इंसान बार बार फोन करके पूछता है कि ली की बॉडी को तुमने कहाँ छुपाया है। पहले तो सू को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में वो आदमी कहता है कि अगर तुम पुलिस को इस बारे में कुछ बताते हो और तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। ये सुनकर सू डर जाता है, लेकिन सू देखता है कि जो आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है वो सामने स्टडी में है, जिसे पकड़ने के लिए सू उसके पीछे भागता है। पर इतनी
उतनी देर में ये कार लेकर यहाँ से चला जाता है। शू कार का पीछा करता है और उसे पकड़ नहीं पाता। अब ये आदमी कोरियाई पुलिस के हेडक्वार्टर में जाता है और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है, यानी कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है। तो फिर ये सू को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, अरेस्ट क्यों नहीं, इसका भी दोस्तों आगे पता चलेगा। इधर डिटेक्टिव सू कार में ही सो जाता है और इसका दोस्त चोई इसे जगाने आता है और कहता है कि तुम्हारी कार तो एकदम नई लग रही है। इस पर सू कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी कार पुलिस की कार से ठुक गई थी, इसलिए मैंने इसे रिपेयर करवाया है। और जब सू कार में बैठता है तो उसे वही आदमी यानी कि पार्क का कॉल आता है, जो सू से उस लाश के बारे में पूछता है। इस पर सू ये नहीं बताता कि लाश कहाँ छुपी है। इधर पार्क डिटेक्टिव सू के पुलिस स्टेशन में आकर उसकी जमकर धुलाई करता है और फिर बाद में उससे माफी मांगकर कहता है कि मैं तुम्हें कोई और समझा। पार्क यहाँ पे आता रहता है और जो इसके चीफ है वो भी इसे अच्छे से जानते हैं। पार्क बाथरूम में जाता है, जिसके पीछे सू भी चला जाता है और पार्क सू से उसी बॉडी के बारे में कहता है, जिस पर सू गुस्सा हो जाता है और पार्क के साथ मारपीट करने लगता है। लेकिन दोस्तों फिर पार्क सू की जमकर धुलाई करता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव सू समझ जाता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उसे बॉडी देने का फैसला करता है। उसके बाद सू उसी बॉडी के पास जाता है और उसे बाहर निकाल कर देखता है कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। सू को पता चलता है कि ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा, बल्कि इसे तो 2 गोलियां लगी थी, यानी अगर टेस्ट होता भी है तो वो बच सकता है। सू को ली का फोन मिलता है, जिसे लेकर वो ली के घर जाता है और चार्ज करने लगता है। यहाँ पर उसे एक डॉग दिखता है जो कि शुरुआत में था ये ली का ही डॉग है। यहाँ सू को ली का पर्स भी मिलता है, जिसे चेक करने पर उसे कुछ खास नहीं मिलता। इसी बीच ली का फोन बजने लगता है। सू जैसे ही फोन उठाता है तो एक आदमी फोन पर कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। सू ये सुनकर कुछ जवाब नहीं देता, इसलिए वो समझ जाता है कि ये ली नहीं है और वो कॉल कट कर देता है। सू इस आदमी की लोकेशन निकालकर उस जगह पर जाने लगता है। इधर चोई के पास एक चालान की कॉपी आई है, जिसने ट्रैफिक रूल को तोड़ा था। जब वो कार की नंबर प्लेट को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये डिटेक्टिव सू की कार है, जो कि 21 तारीख को ठुकी थी। लेकिन सू ने बताया था कि उसकी कार 2 दिन पहले एक पुलिस वाले की कार से ठुक गई थी। ये देखकर चोई समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट सू ने ही किया था। वहीं दूसरी तरफ सू उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और फिर उससे सब कुछ उगलवा लेता है। ये आदमी सू को बताता है कि पार्क जो कि पुलिस वाला है वो 2 नंबर का काम करता है। जैसे जब पुलिस के हाथ ड्रग्स लगते हैं तो गवर्नमेंट से ऑर्डर होते हैं कि उन्हें पानी में बहा दो, लेकिन पार्क इन्हें बहाने के बाद दोबारा नीचे से एक नाली से इस पानी को निकाल लेता है और पानी को बोतल में भरकर इस ड्रग्स को अपने बार में इस्तेमाल करता है, जो कि खुद पार्क चलाता है। जो एक बार इस पानी या ड्रग्स को ले लेता है तो उसे उसकी लत लग जाती है, इसलिए पार्क आज इतना अमीर है। डिटेक्टिव सू उससे पूछता है कि पार्क ली को क्यों ढूंढ रहा है, उसके पास ऐसा क्या है। इस पर सू को पता चलता है कि ली के पास लॉकर की चाबी है, इसलिए वो फिर से ली की लाश को बाहर निकालकर उससे चाबी को ढूंढता है, जो कि उसे मिल भी जाती है। लेकिन तभी चोई यहाँ पर आ जाता है और सू से कहता है कि तुमने इसका खून किया है और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। इसी बीच सू के हाथ से वो चाबी गिर जाती है। सू चोई को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर चोई को यकीन नहीं होता। तभी पार्क सू को कॉल करके उससे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है और जब सू बाहर आता है तो कार ब्लास्ट हो जाती है और चोई मारा जाता है। ये देखकर सू बहुत ही दुखी होता है। पार्क सू को मैसेज करके कहता है कि अगर मुझे ली की डेड बॉडी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सू एक प्लान बनाता है और वो अपनी फैमिली को वेकेशन पर भेज देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर वही बम उठाता है जो कि 2 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ था और सुबह ली की बॉडी को कार में लेकर चला जाता है और पार्क की कार में रख देता है। पार्क इस लाश को बहुत अच्छे से चेक करता है, पर उसकी जो मशीन है वो बम को पहचान नहीं पाती। पार्क सू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सू कहता है कि मैंने मेल टाइप कर दिया है और अब मुझे गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर पार्क उसे जाने देता है और जब पार्क यहाँ से जा रहा होता है तो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से पार्क और कार दोनों नदी में डूब जाते हैं। सू अब बहुत खुश होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए वो अपनी फैमिली को कॉल करके बताता है कि वो भी बीच पर टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहा है। इसी बीच पार्क इसके घर आता है, जिसका आधा फेस अब खराब हो चुका था। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। सू ने अपनी गन भी रखी थी, इसलिए वो उसे निकालने लगता है और फिर पार्क को शूट करके मार डालता है। पुलिस को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है, लेकिन फिर वो सू को रिहा कर देते हैं क्योंकि उसने ली को नहीं मारा था। सू पुलिस की नौकरी छोड़ देता है और एक दिन अपनी मॉम के फ्यूनरल पर उनके कब्र के पास अपनी फैमिली के साथ जाता है। इसी बीच उसकी बेटी को लॉकर की चाबी जो यहाँ गिर गई थी वो मिल जाती है, जिसे लेकर सू एक माफिया के अड्डे पर जाता है। यहाँ सब क्रिमिनल्स अपने पैसे छुपा कर रखते हैं। सू जब इस लॉकर को खोलता है तो यहाँ नोट ही नोट होते हैं जो कि पार्क के थे, लेकिन अब ये सारा पैसा सू का हो जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।